गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं आपकी सामाजिक अध्ययन की अध्यापिका सोचोगले मैडम इस शैक्षणिक वीडियो में आपका सहर्ष स्वागत करती हूँ। बच्चों, हमने भूगोल के लगभग 3 पाठ का अध्ययन किया है। अभी आज हमें भूगोल के चौथे पाठ का अध्ययन करना है। पाठ का नाम है बाह्य प्रक्रिया भाग 2। देखो बच्चों, हमने पहले यानी कि तीसरे पाठ में बाह्य प्रक्रिया भाग 1 का अध्ययन किया है। उसमें हमने अपक्षय के विभिन्न प्रकारों का अध्ययन किया। विभिन्न प्रकार के अपक्षय किस प्रकार से होते हैं, इनकी जानकारी ली है। आज के इस पाठ में हम बाह्य प्रक्रिया भाग 2 में अपक्षरण के जो कारक होते हैं, इन कारकों का अध्ययन करने वाले हैं और इन कारकों के कारण वहन, क्षरण, निक्षेपण कार्य कैसे घटित होता है और ये कार्य किन घटकों पर आधारित होता है, इसकी जानकारी आज इस पाठ में हम लेने वाले हैं। तो बाह्य प्रक्रिया भाग 2। बाह्य प्रक्रिया में हम सबसे पहले जानेंगे वो है कि कारक कौन कौन से हैं। तो बच्चों, बाह्य प्रक्रिया करने वाले जो कारक है, इसमें सबसे पहले आता है वो है बहता पानी। जो पानी भूमि के ऊपर बहता है, वो पानी खास करके हम उस बहते पानी को नदी कहते हैं। तो ये नदी, हिमानी, पवन, सागर की लहरें और भूजल, ये क्या है तो कारक है। इन कारकों के कारण अपक्षरण, वहन और निक्षेपण का कार्य करते हैं। इन कारकों के कारण भूपटल के ऊपर निरंतर परिवर्तन होते रहते हैं और उनके नए नए भूरूप हमें दिखाई देते हैं। तो इस प्रकरण में ऐसे ही कुछ भूरूपों की हम क्या करने वाले हैं तो जानकारी लेने वाले हैं। आपके स्क्रीन के ऊपर हमने कुछ भूरूप दर्शाए हैं। देखो बच्चों, ये देखो, ये है गंभीर खड्ड, एक बहुत बड़ी घलई का यहाँ पर क्या हुआ है तो निर्माण हुआ है। ये देखो, सर्पाकार नदी का मोड़, ये क्या है तो भूरूपों का किस प्रकार से बहते पानी की वजह से निर्माण हुआ है। ओके बच्चों, नेक्स्ट देखते हैं नदी का कार्य और भूस्वरूप। देखो बच्चों, सबसे पहले हम बहते पानी का कार्य देखेंगे, यानी कि बहता पानी नदी में किस प्रकार से रूपांतरित होते हैं, इसकी जानकारी हम सबसे पहले लेते हैं। आपके बुक में एक प्रश्न दिया हुआ है बच्चों, सारनी, नहर, नाला, नदी, इनमें आप किस प्रकार से अंतर करेंगे। तो सारनी मतलब क्या है तो बच्चों, वर्षा का पानी जब छोटे छोटे प्रवाह में बहता है तो उस छोटे छोटे प्रवाहों को ही सारनी कहते हैं। आप सभी जानते हैं आजकल वर्षा ऋतु शुरू है अभी, और अभी वर्षा ऋतु में हमें ऐसे छोटे छोटे जल प्रवाह कहीं पर भी दिखाई देते हैं। चाहे वो हमारा गांव हो, चाहे वो शहर हो, चाहे वो जंगल का इलाका हो या पहाड़ी क्षेत्र हो, तो ऐसे क्षेत्र में जब बारिश होती है तब हमें ऐसे छोटे छोटे पानी के जल प्रवाह दिखाई देते हैं। तो ये छोटे छोटे जल प्रवाह जो है बारिश के पानी के, उनको क्या कहते हैं तो सारनी कहते हैं। दूसरा जो बताया गया है वो है नहर। तो कई सारनियाँ जब एकत्रित आती है और उससे एक बड़ा जल प्रवाह तैयार होता है तो उसे नहर कहते हैं। और ये सारे नहर एक साथ जब मिलते हैं तब उसे नाला कहते हैं। और ये सारे नाले जब एक साथ इकट्ठा आते हैं और एक बहुत बड़ा जल प्रवाह तैयार होता है, वो नदी कहलाता है। तो इस प्रकार से सारनी, उसके पश्चात नहर, उसके पश्चात नाला, उसके पश्चात नदी, इसमें हम क्या करेंगे अंतर करेंगे। फिर भी नदी की परिभाषा इस प्रकार से की जाएगी, प्राकृतिक रूप से संचित हुआ पानी का बहाव गुरुत्वीय बल के प्रभाव के कारण भूपृष्ठ पर ढलान की दिशा में बहता है और स्वयं अपना मार्ग बनाता है, इसे जल प्रवाह कहते हैं। और ऐसे अनेक जल प्रवाह जब एकत्रित आते हैं
तो उससे नदी की निर्मित होती है। उसे ही क्या कहते हैं बच्चों? नदी कहते हैं। तो नदी की परिभाषा समझ में आई अच्छे से? देखो हमने यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर दर्शाई है नदी की परिभाषा। यहाँ पर प्राकृतिक रूप से संचित हुआ पानी का बहाव गुरुत्वीय बल के प्रभाव के कारण, यानी कि गुरुत्वीय बल के कारण पहाड़ी इलाके में उद्गम पाई हुई जो नदी का पानी होता है वो भूपृष्ठ की ओर क्या होता है तो ढलान की दिशा में बहता है। अब ये ढलान की दिशा में बहने वाला जो पानी होता है अपना मार्ग स्वयं बनाता है, और ऐसे सब जल प्रवाह जब इकट्ठा आते हैं तब उससे एक बड़ा क्या बनता है तो जल प्रवाह तैयार होता है। उसे ही हम क्या कहते हैं तो नदी कहते हैं। अब ये नदी जो है, ये नदी का कार्य किस बात पर निर्भर होता है या कौन कौन से घटकों के ऊपर निर्भर होता है, ये जानना भी बहुत ज़रूरी है। तो पहला है वो है भूप्रदेश की ढलान। भूप्रदेश की ढलान तीव्र है या मंद है तब नदी का कार्य और अधिक तेजी से होता है। अगर ढलान तीव्र है तो कार्य अधिक और ढलान मंद है तो कार्य कम होता है। चट्टान का प्रकार, चट्टान मृदु है या कोमल है तो उस पर आधारित भी नदी का कार्य निर्भर होता है। नदी के बहने वाले पानी की मात्रा, यानी कि जल प्रवाह कितने हैं उसमें, उसका जल की मात्रा कितनी है, जल की मात्रा अधिक है कम है, इसके ऊपर भी नदी का कार्य निर्भर होता है। उसकी गति कैसी है, गति मंद है तीव्र है, इसके ऊपर भी नदी का कार्य निर्भर रहता है। प्रवाह की लंबाई, नदी कितनी बड़ी लंबी है, छोटी है, बड़ी है, इसके ऊपर भी नदी का कार्य निर्भर होता है। नदी की जलोढ़ मिट्टी की मात्रा, जब नदी बहती है तो अपने साथ संचित जलोढ़ लेकर आती है, और ये जलोढ़ मिट्टी जो होती है उसकी मात्रा कितनी है, अधिक है या कम है। आदि घटकों के ऊपर नदी का खनन, वहन और निक्षेपण कार्य क्या होता है तो बच्चों निर्भर होता है। यहाँ पर आपको दो प्रश्न पूछे जा सकते हैं। कौन से? तो नदी का कार्य किन घटकों पर निर्भर होता है, ये प्रश्न पूछा जाएगा। या नदी किसे कहते हैं, ये प्रश्न पूछा जाएगा। या सारनी, नहर, नाला, नदी, इसमें क्या अंतर है, इस प्रकार से प्रश्न इसके ऊपर पूछे जा सकते हैं। तो इसका आपको क्या करना है, बहुत बारीकी से अध्ययन करना है। देखो बच्चों, यहाँ पर हमने कुछ नदी के क्या दर्शाए है तो चित्र दर्शाए। पहाड़ी इलाके में उद्गम पाने वाली ये नदी किस प्रकार से यहाँ पर ढलान की दिशा की ओर बढ़ रही है। ये देखो, ये भी वैसे ही चित्र है। उसके पश्चात ये देखो किस प्रकार से नदी का जल प्रवाह अपना मार्ग स्वयं बनाता है, चट्टानों से टकराती हुई भूमि की ओर यानी कि ढलान की ओर क्या करती है तो ये बढ़ती हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं बच्चों। अब देखना है नदी का वहन कार्य, सॉरी नदी का खनन कार्य। नदी का खनन कार्य जो है इसके ऊपर आपको टिप्पणी लिखने के लिए आती है। तो नदी का खनन कार्य किस प्रकार से चलता है इसकी जानकारी हम लेंगे। नदी का उद्गम हमेशा समुद्र सतह से अति ऊंचाई पर होता है। बच्चों, नदी के उद्गम पाने की एक विशेषता है। क्या? तो वो मैदानी प्रदेश में कभी उद्गम नहीं पाती है। तो नदी का उद्गम हमेशा समुद्र सतह से अति ऊंचाई के स्थान पर होता है, यानी कि पहाड़ी इलाकों में, पहाड़ी क्षेत्र में इसका उद्गम होता है। वहां से नदी तेज गति से बहती है क्योंकि पहाड़ी इलाका जो होता है वो तीव्र ढलानों वाला होता है, और जैसे ही पहाड़ के तलहटी की ओर नदी का बहाव क्या करता है तो तेज गति से बहता रहता है। अतः उसकी क्षरण करने की जो शक्ति होती है वो अधिक होती है। उसकी क्षरण करने की, अपक्षय करने की जो क्षमता होती है वो कैसी होती है? अधिक होती है। नदी के तेज प्रवाह के कारण उसकी रेत, पत्थर, कंकड़ आदि उसके अंदर से क्या करते हैं तो जल के साथ बहने लगते हैं, और जब ये कंकड़ पत्थर एक दूसरे के साथ टकराते हैं तो अपक्षरण की क्रिया जो है वो अधिक तेजी से होती है। उसमें जब
अनेक जल प्रवाह आकर मिलते हैं तो जल प्रवाह के कारण जल का प्रमाण जो है, जल की मात्रा जो है वो और अधिक बढ़ती है। तो उसके कारण भी सतह और किनारों का क्या होता है बच्चों, खनन होता है। परिणामतः कई सारे भूरूपों का निर्माण होता है, जैसे गंभीर खड्ड, वी आकार की घाटी, यू आकार की घाटी, जलप्रपात, जलगर्तिका, ऐसे भूरूप जो है वो निर्माण होते हैं। आपको यहाँ पर और एक प्रश्न पूछा जा सकता है, कौन सा? वो है कि खनन कार्य से, यानी कि नदी के खनन कार्य से कौन से भूरूपों का निर्माण होता है? तब आप यहाँ पर उत्तर क्या दे सकते हैं? गंभीर खड्ड, वी आकार की घाटी, यू आकार की घाटी, जलप्रपात, जलगर्तिका आदि भूरूपों का क्या होता है तो निर्माण होता है। तो बच्चों, नदी का खनन कार्य अच्छे से समझ में आया? वेरी गुड। फिर भी एक बार हमने चित्र में आपको सभी प्रकार के क्या दर्शाए हैं तो भूरूप दर्शाए हैं। देखो इसे ध्यान से। देखो बच्चों, ये नदी के खनन कार्य से बनी हुई वी आकार की घाटी। देखो इसका अंग्रेजी अक्षर वी के समान भूरूप यहाँ पर क्या हुआ है तो निर्माण हुआ है। उसके पश्चात हम देखेंगे यहाँ पर जलप्रपात दिखाई दे रहा है आपको। जलप्रपात को आपने ऐसे भी देखा होगा, कभी कभार हम बारिश के मौसम में ऐसे जलप्रपात देखने के लिए, घूमने के लिए निकलते हैं, पर्यटन के लिए निकलते हैं। तो किसी किसी छात्रों ने इस जलप्रपात को प्रत्यक्ष भी देखा होगा। इसके पश्चात ये देखो, ये भी क्या है तो एक प्रकार की वी आकार की घाटी है। तो यहाँ पर आपने गंभीर खड्ड, वी आकार की घाटी, जलप्रपात आदि भूरूप क्या किए हैं तो हमने दर्शाए हैं। तो नदी का खनन कार्य आपको और अच्छे से समझ में आया होगा, है ना बच्चों? वेरी गुड। नेक्स्ट, अब देखेंगे नदी का वहन और निक्षेपण कार्य। अब नदी का वहन और निक्षेपण कार्य देखते समय इस नदी पर्वतीय प्रदेश से कम ढलान वाले प्रदेश की ओर बहती है। देखो बच्चों, जब नदी पर्वतीय प्रदेश में उद्गम पाती है तो कम ढलान वाले प्रदेश की ओर बढ़ती है, मतलब मैदानी प्रदेश की ओर क्या करती है तो वो आगे बढ़ती है। जैसे ही नीचे वो आती है, यानी कि पर्वत के तलहटी के पास जब आती है तो ढलान में बदलाव होता है ना बच्चों? ऊपर से जब वो ऊंची चोटी के ऊपर उद्गम पाती है, जैसे जैसे वो नीचे आती है, पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के कारण ये बहता पानी हमेशा तलहटी की ओर बढ़ता रहता है। जब वो तलहटी की ओर बढ़ता रहता है तो ढलान में बदलाव नजर आता है। जब ऊपर रहती है तो ढलान तीव्र होती है, जैसे जैसे वो नीचे आती है वैसे वैसे ढलान कैसे होती है बच्चों, मंद होती है। और इसके कारण नदी में जलोढ़ मिट्टी का क्या होता है तो निक्षेपण होता है। जैसे ही ढलान मंद होती है, पानी की गति क्या हो जाती है तो मंद हो जाती है। जैसे ही पानी की गति मंद हो जाती है तो उसके साथ आए पत्थर, कंकड़, कीचड़, मिट्टी, ये क्या है तो जलोढ़ है। ये जलोढ़ क्या करता है तो वहाँ पर धीरे धीरे निक्षेपण उसका होता है। निक्षेपण मतलब क्या तो इन मिट्टी का संचयन वहाँ पर होता है, पत्थर का, कूड़े कचरे का वहाँ पर क्या होता है तो संचयन होता है, निक्षेपण होता है। तो इन निक्षेपण के आधार पर भी इस भूपृथ्वी के ऊपर, यानी कि भूपटल के ऊपर विभिन्न आकार निर्माण होते हैं। वो आकार कौन से होते हैं? त्रिभुजाकार क्षेत्र, जिसे हम डेल्टा प्रदेश कहते हैं, जिसकी उर्वरता बहुत अधिक मात्रा में होती है। उसके बाद में यहाँ पर पंखाकृति मैदान तैयार होते हैं। ये पंखाकृति मैदान डेल्टा प्रदेश नदी के वहन और निक्षेपण कार्य से क्या बने हैं तो बने हुए हैं। अब इसके कारण नदी का निक्षेपण जो कार्य होता है यह किस बात पर निर्भर होता है या ये कार्य कैसे चलता है, इसकी जानकारी अब हम लेने वाले हैं। उससे पहले आपको हम पंखाकृति मैदान और डेल्टा प्रदेश की आकृति यानी कि चित्र दर्शाते हैं। देखो बच्चों, ये है पंखाकृति
मैदान। यानी कि पंछियों के जिस प्रकार से पंख होते हैं, इसका आकार इसे प्राप्त हुआ है, इसीलिए उसे क्या कहते हैं, तो पंखाकृति मैदान कहते हैं। और ये बच्चों है डेल्टा प्रदेश। देखो इसका आकार त्रिकोणीय आकार का है, 3 बाजू है इसको, इसीलिए इसे त्रिभुज प्रदेश भी कहते हैं या डेल्टा प्रदेश भी कहते हैं। ये ज़्यादातर कहाँ पर होता है, जहाँ पर नदी का मुहाना होता है वहाँ पर। मुहाना मतलब क्या, जहाँ पर नदी समुंदर से जाकर मिलती है, उस स्थान को, उस क्षेत्र को नदी का मुहाना कहते हैं। तो नदी के इस मुहाने के ऊपर ऐसे डेल्टा प्रदेशों की क्या होती है, तो निर्मित होती है। अब जानेंगे कि नदी का जो निक्षेपण कार्य है वो किस प्रकार से चलता है। मंद ढलानों के कारण नदी की गति कम होती है और नदी की वहन क्षमता कम होने से वह मंद गति से बहने लगती है। छोटी छोटी रुकावटें भी उसमें आती है, वो नदी का प्रवाह क्या करते हैं, तो आगे बढ़ता है। यानी कि रुकावटों को पार करते हुए नदी का प्रवाह आगे बढ़ता रहता है। समुद्र के पास पहुंचने तक पाट और अधिक चौड़ा बनता है। जैसे जैसे वो समुद्र के पास नजदीक जाती है, वैसा वैसे उसका पाट जो होता है, पात्र जो होता है नदी का, वो चौड़ा बनता जाता है, क्योंकि उसमें जलोढ़ मिट्टी और अधिक मात्रा में संचित होती है और इसके कारण उसकी गति धीमी हो जाती है। नदी की जलोढ़ मिट्टी उसके पात्र में और किनारी प्रदेशों में जब संचित होती है, तब नदी में स्थित जलोढ़ का संचयन भी और अधिक बढ़ता है। और नदी की लंबाई, जल की मात्रा, नदी की जलोढ़ की मात्रा, भूपटल यानी कि भूप्रदेश का क्षेत्र कैसा है, नदी की ढलान कैसी है, यानी कि नदी किस प्रकार से तीव्र गति से ढलान से आती है, आदि सारे घटक जो होते हैं, वो घटक निक्षेपण कार्य के ऊपर क्या करते हैं, तो प्रभाव डालते हैं। इस प्रकार जलोढ़ का संचयन होने से नदी के पात्र के आसपास अनेक भू रूप तैयार होते हैं। कौन से, जैसे आसपास का बाढ़ तट, जैसे ओवरफ्लो पानी हो जाता है तो वो नदी का पात्र का पानी जो है वो गांव के इलाके में फैल जाता है, या नदी के तट पर जो क्षेत्र होता है उस क्षेत्र में, जैसे कोई कुछ खेत खलियान होंगे वहाँ पर, या कोई गांव बसा हुआ वहाँ पर, या वो खाली जगह होगी, तो ऐसे तटीय क्षेत्र में, यानी कि उनके तट छोड़कर आसपास के परिसर में ये क्या हो जाते हैं, तो बाढ़ के तट तैयार हो जाते हैं। इसके अलावा बाढ़ मैदान तैयार हो जाते हैं, पानी की मात्रा जो है वो बढ़ती है, जलोढ़ मिट्टी के प्रमाण भी बढ़ता है, जिसके कारण पानी क्या होता है, तो अपने तट से ओवरफ्लो होकर आसपास के इलाके में फैल जाता है, जिसके कारण बाढ़ के क्या हो जाते हैं, तो मैदान तैयार हो जाते हैं। और त्रिभुज प्रदेश यानी कि डेल्टा प्रदेश जैसे भूरूपों का निर्माण होता है। खास करके ये भूरूप हमें कब नजर आते हैं, जब वर्षा का मौसम होता है, तब ऐसे बाढ़ तट, बाढ़ मैदान आदि ये जो है वो हमें उस समय नजर आते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर वहन निक्षेपण कार्य से भूरूपों की क्या होती है, तो निर्मित होती है। यहाँ पर एक आकृति दर्शाई हुई है हमने, देखो बच्चों, बाढ़ का मैदान दर्शाया है। देखो यहाँ पर किस प्रकार से बाढ़ का मैदान, बाढ़ के तट, नदी का पाट और बाढ़ का मैदान, बाढ़ के तट दर्शाए हुए हैं। आपको ये आकृति एग्जाम में बनाने के लिए आती है, तो इस आकृति का अच्छे से निरीक्षण करो और आकृति बनाने की क्या करनी है, तो प्रैक्टिस करनी है। 2 अंक के लिए ये प्रश्न पूछा जाता है। बाढ़ तट और बाढ़ मैदान की आकृति बनाओ और उसको नाम निर्देशित करो, मतलब उसके जो यहाँ पर नाम अधोरेखित किए हैं, इन नामों को आपको वहाँ पर क्या करना है, तो लिखना है। ओके। अब जैसे हमने नदी का कार्य देखा, वैसे ही अभी हमें हिमानी के कार्य की जानकारी लेनी है। अब नदी और हिमानी, इसमें क्या अंतर है बच्चों? नदी जिसमें पानी होता है और हिमानी जिसमें
पानी ठोस मात्रा में होता है, यानी कि नदी में पानी द्रवरूप अवस्था में होता है और हिमानी में ये पानी ठोस अवस्था में होता है। ठोस अवस्था में मतलब बर्फ के स्वरूप में होता है। तो ये बर्फ के स्वरूप में बहने वाली ये जो नदी है, इसी को क्या कहते हैं बच्चों? हिमानी कहते हैं। अब ये हिमानी कहाँ पर नजर आती है? जिस प्रदेश का जिस प्रदेश का तापमान द्रवांक बिंदु से कम होता है, ऐसे प्रदेशों में हिमपात के रूप में वर्षा होती है। देखो बच्चों, जहाँ पर तापमान बहुत ही कम रहता है, तापमान कहाँ पर कम रहता है? जो उच्च अक्षांशीय प्रदेश है वहाँ पर तापमान कम होता है, या जो बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पर्वत होते हैं, ऐसे पर्वतीय क्षेत्र में तापमान द्रवांक बिंदु से कैसे होता है? कम होता है। तो ऐसे पर्वतीय जो क्षेत्र है जहाँ पर द्रवांक बिंदु से कम तापमान होता है, ऐसे पर्वतीय क्षेत्र में क्या होती है? तो हिमपात स्वरूप की वर्षा होती है। और ये हिमपात वर्षा के कारण भूपटल के ऊपर हिम की परतें तैयार हो जाती है, और ये हिम के अति भार से हिम परत भूपटल की ढलान से फिसलने लगती हैं। तो ये हिम परतें जो है एक के ऊपर एक ऐसे एक संध होकर एक प्रकार की एक बड़ी सी क्या हो जाती है? लादी जैसी हिम की परत तैयार हो जाती है। और जब ये हिम परत बहुत हेवी हो जाती है, अति भार से प्रमाणित होती है, तब ये हिम परत भूपटल की ढलान की ओर गुरुत्वीय बल के कारण क्या करती है? तो फिसलने लगती है, खिसकने लगती है। तो ऐसे फिसलने वाली जो हिम की परत है, उसी को क्या कहते हैं? तो बच्चों, हिमानी कहते हैं। ये परत सतह जमीन से समीप का हिम दबाव और घर्षण के कारण पिघलने लगता है, और हिमानी अत्यंत धीमी गति से ढलान की दिशा की ओर सरकने लगती है। तो देखो बच्चों, यहाँ पर जब ये हिमानी नीचे सरकती है या ढलान की ओर खिसकती है, तो ऐसे वक्त में उनके दबाव के कारण उसका क्या होता है? घर्षण होता है, और घर्षण के कारण वो बर्फ क्या होता है? तो पिघलने लगता है। और जैसे जैसे वो धीरे धीरे पिघलता है, वैसे वैसे धीरे धीरे धीमे धीमे गति से वो ढलान की दिशा में सरकने लगती है। तो हिमानी जो है वो किस प्रकार से ढलान की दिशा की ओर आती है, इसकी जानकारी हमने ली है। नदी की तरह हिमानी भी अपक्षरण, वहन और निक्षेपण का कार्य करती है, क्योंकि वो भी बहती है, उसका भी वहन होता है, और जिसका वहन होता है उसके कारण वो क्या करती है? तो यहाँ पर भूरूपों का निर्माण करती है। उसमें भी जलोढ़ की मिट्टी होती है, और जलोढ़ की मिट्टी होने के कारण उस जलोढ़ का भी क्या होता है? तो निक्षेपण होता है, और इस निक्षेपण कार्य से भी कई सारे भूरूपों का क्या होता है? निर्माण होता है। तो क्षरण, वहन और निक्षेपण कार्य से हिमानी किस प्रकार से भूरूपों का निर्माण करते हैं, इसकी जानकारी हम लेंगे। तो यहाँ पर हमने आपको यहाँ पर एक हिमानी का चित्र दर्शाया हुआ है। देखो बच्चों, ये उच्च पर्वत है, और इसके ऊपर जो तापमान है वो द्रवांक बिंदु से कैसा है? कम है, जिसके कारण यहाँ पर हिम वर्षा होती है, हिमपात होते हैं। और इस हिम वर्षा के कारण बहुत सारा संचित यहाँ पर क्या दिखाई देता है? तो हिम दिखाई देता है। एक के ऊपर एक ऐसा हिम की परतें तैयार हुई है, और इस हिमानी की क्या हुई है? तो निर्मित हुई है। देखो, यहाँ पर पहाड़ी इलाके से ये रेड प्रकार का चित्र दिखाई देता है। दिखाई दिया आपको? हाँ, यहाँ से वो बर्फ की लादी जो है वो नीचे खिसकती हुई ढलान की ओर सरकती हुई नजर आ रही हैं। तो इस प्रकार से हिमानी क्या करती है? तो पहाड़ी इलाके से ढलान की दिशा की ओर बढ़ती हैं। अब देखो, यहाँ पर एक हमने चार्ट दर्शाया आपको। क्या आप जानते हैं? हिमानी प्रतिदिन 1 सेंटीमीटर से 1 मीटर तक की भिन्न भिन्न गति से आगे सरकने लगती हैं। कुछ प्रदेश बहुत ही ढलान युक्त होता है, और ऐसे क्षेत्र में उसकी जो गति होती है अधिक होती है। मगर ढलान मंद है तो उसकी गति कैसे होती है बच्चों? धीमी होती है। मगर इनकी मर्यादा दी हुई है। एक दिन में हिमानी 1 सेंटीमीटर से लेकर 1 मीटर तक क्या करती है? उसकी आगे सरकने की गति होती है।
ग्रीनलैंड में स्थित जाकोबासन में हिमानी व संसार की गतिमान महानदियों में से हिम नदियों में से एक है और प्रतिदिन 46 मीटर की गति से बहती है। यहाँ पर मर्यादा दी है बच्चों कि 1 सेंटीमीटर से लेकर 1 मीटर तक भिन्न भिन्न गति से वो नीचे सरकती है। मगर ग्रीनलैंड ये एक ऐसा स्थान है जहाँ पर जाकोब शावन नामक एक स्थान है जहाँ पर हिमानी ये संसार की सबसे गतिमान हिम नदी है। यानी कि इसमें कम से कम प्रतिदिन 46 मीटर की गति से वो बहती है। बहुत ही आश्चर्य की बात है, ये एकमात्र ऐसा स्थान है कि उसकी तेज गति यहाँ पर अधिक है। इसका तात्पर्य क्या है कि वह क्षेत्र बहुत अधिक तीव्र ढलान वाला क्षेत्र है। तो यहाँ पर हिमानी का ये कार्य आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब देखते हैं हिमानी का क्षरण कार्य। हिमानी के क्षरण कार्य किस प्रकार से होते हैं? गति कम होने पर भी बर्फ का घनत्व अधिक होने से हिमानी अपने तल और कगार का क्षरण कार्य अधिक मात्रा में करती है। गति कम होती है। हिमानी की गति की जानकारी अभी हमने ली कि 1 सेंटीमीटर से लेकर 1 मीटर तक बहुत ही कम उसकी क्या होती है, तो नीचे सरकने की गति होती है। फिर भी उसका घनत्व कैसा होता है बच्चों? अधिक होता है, क्योंकि पानी और बर्फ अगर हम तौलने जाएंगे तो पानी का वजन कम होता है, मगर बर्फ का वजन कैसे होता है? अधिक होता है। यानी कि यहाँ पर हिमानी की गति कम होने के बावजूद भी उसका घनत्व अधिक होने के कारण यह तल का कगारों का क्या होता है, तो अधिक मात्रा में क्षरण होता है। हिमानी के क्षरण कार्य से कई सारे भूरूपों का निर्माण हुआ है। वो है हिमगवर, शुककोट, गिरिशृंग, यू आकार की घाटी, लंबित लटकती घाटी, मेषशिला, ये भूरूप क्या हो जाते तो तैयार होते हैं। तो यहाँ पर हमने कुछ भूरूपों को आपको दर्शाया है। देखो बच्चों, ये है यू आकार की घाटी, ये है लंबित घाटी, ये है मेषशिला और ये है हिमगवर और गिरिशृंग। ये क्या है? तो हिमानी के क्षरण कार्य से निर्मित भूरूप हैं। तो ये हिमानी के क्षरण कार्य से निर्मित भूरूप अच्छे से समझ में आए। आपको यहाँ पर भी प्रश्न पूछा जाएगा, क्या है? तो हिमानी किसे कहते हैं? हिमानी प्रतिदिन कितने दूरी अपनी तय करती है या कितनी गति से आगे सरकती है? इसके अलावा हिमानी के क्षरण कार्य से कौन से भूरूपों का निर्माण होता है, या हिमानी का क्षरण कार्य, इसके ऊपर टिप्पणी लिखो। इस प्रकार से आपको प्रश्न पूछे जाएंगे या आकृति बनाने के लिए बोलेंगे। हिमगवर और गिरिशृंग जैसी, मेषशिला, लंबित घाटी, यू आकार की घाटी, इसकी आकृति बनाने के लिए भी कह सकते हैं। तो इन आकृति का अच्छे से क्या करना है बच्चों? अध्ययन करना है। अब हिमानी का वहन और निक्षेपण कार्य कैसे चलता है? हिमानी बहते समय अपने साथ काप की मिट्टी बहा कर लाती है। इस मिट्टी को हिमोड़ कहते हैं। हिमोड़ के संचयन स्थानानुसार भू हिमोड़, पार्श्व हिमोड़, मध्य हिमोड़ और अंत हिमोड़, ऐसे 4 प्रकार के हिमोड़ के क्या होते हैं, तो प्रकार होते हैं। और निक्षेपण कार्य से भी यहाँ पर भूरूपों का निर्माण होता है। कौन से है वो भूरूप? एक हिमोड़गिरी, हिमोड़ कटक जैसे भूरूपों का निर्माण होता है। बच्चों देखो, यहाँ पर हिमानी जब अपने साथ काप की मिट्टी लेकर आती है तो ये काप की मिट्टी को ही हिमोड़ कहते हैं। जैसे हम नदी के द्वारा बहाई गई या लेकर आई हुई जो काप की मिट्टी होती है उसे जलोढ़ कहते हैं। तो यहाँ पर हिम नदी जब अपने साथ काप की मिट्टी बहा कर लेकर आती है तो उसे क्या कहते हैं बच्चों? हिमोड़। हिमोड़ संचित होने के कारण यहाँ पर या हिमोड़ के संचयन के स्थानानुसार कि कहाँ कहाँ पर हिमोड़ किस प्रकार से संचित होता है, उसके आधार पर उसके कितने प्रकार है बच्चों? 4 प्रकार है। एक पहला है भू हिमोड़, यानी कि जो जहाँ से हिम नदी खिसकती है तो अपने साथ तलहटी में क्या करती है, तो जलोढ़
की मिट्टी यानी कि हिमोड़ लेकर आती है। तो उस हिमोड़ को क्या कहते हैं? भू हिमोड़। पार्श्व हिमोड़, पार्श्व मतलब क्या? तो तट, साइड की कड़। तो ये तट में जो हिमोड़ संचित होता है उसे क्या कहते हैं? तो पार्श्व हिमोड़। मध्य हिमोड़ यानी कि हिम नदी के बीचों बीच यहाँ पर हिमोड़ संचित होता है उसे क्या कहते हैं? तो मध्य हिमोड़। और हिम नदी जहाँ पर खत्म होती है उसे क्या कहते हैं? तो अंतिम या अंत्य हिमोड़। ऐसे हिमोड़ के कितने प्रकार है बच्चों? 4। ये हिमोड़ की हमने यहाँ पर आकृति दर्शाई है। हिमोड़ और उनके प्रकार। बच्चों हर साल एग्जाम में ये आकृति बनाने के लिए प्रश्न पूछा जाता है। तो हिमोड़ और उसके प्रकार जो है इसकी आकृति बनाने के लिए आपको आती है। तो इसके लिए इस आकृति का अच्छे से निरीक्षण करना है और इस आकृति को बनाने की प्रैक्टिस करनी है। तो हर दिन इसकी प्रैक्टिस करो जब तक ये अच्छे से नहीं आती है। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो जैसे आप आकृतियों की प्रैक्टिस करेंगे तो आसानी से आपको आकृतियाँ आ जाएंगी। ये आकृति बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, हर साल एग्ज़ाम में पूछी जाती है। तो इस साल भी ये आकृति आ सकती है। इसके लिए इसकी बहुत अधिक क्या करनी है? तो प्रैक्टिस करनी है। यहाँ पर हमने निक्षेपण कार्य द्वारा होने वाले कुछ भूरूपों को दर्शाया है। जैसे यहाँ पर हिमोड़ कटक है। किस प्रकार से ये हिमोड़ कटक दिखाई देते हैं देखो। उसके बाद में ये हिमोड़ गिरी है। गिरी यानी कि पर्वत के समान, यानी कि टीले के समान। किस प्रकार से हिमोड़ का यहाँ पर संचय हुआ है ये दिखाई देता है। तो ये हिमोड़ कटक और हिमोड़गिरी निक्षेपण कार्य द्वारा बने क्या है? तो भूरूप है। तो आपको हिम नदी का कार्य मुझे लगता है अच्छे से समझ में आया होगा। अब जानेंगे हम कि पवन के द्वारा किस प्रकार से भूरूपों का निर्माण होता है या पवन का कार्य किस प्रकार से चलता है। देखो बच्चों, पवन किसे कहते हैं ये आपको प्रश्न पूछा जा सकता है। तो पवन किसे कहते हैं? हवा की हलचल को ही पवन कहते हैं। और पवन जो है वो गैस रूपी बाह्य कारक है। हमने देखा अभी जो नदी है वो द्रव रूपी बाह्य कारक है। हिम नदी जो है वो ठोस रूपी बाह्य कारक है। मगर यहाँ पर अभी जो हम पवन का अध्ययन करने वाले हैं ये पवन गैस रूपी क्या है? तो बाह्य कारक है। पवन के द्वारा भी क्षरण, वहन और निक्षेपण जैसे कार्य होते हैं। पवन का कार्य बहुत अधिक मात्रा में मरुस्थलीय प्रदेश में क्या करता है? तो प्रभावी कार्य करता है। और जहाँ पर वर्षा की मात्रा कम होती है ऐसे क्षेत्र में वो प्रभावशाली कार्य करते हैं। हालांकि जंगल के क्षेत्र में यानी कि वन क्षेत्र में, समुद्री तट, उसके अलावा पहाड़ी क्षेत्र, मैदानी प्रदेश, यहाँ पर भी पवन का कार्य होता है। मगर बहुत अधिक मात्रा में बहुत प्रभावशाली कार्य मरुस्थलीय क्षेत्र में और कम वर्षा के क्षेत्र में होता है। इन प्रदेशों में भौतिक अपक्षय की मात्रा सबसे अधिक होती है, जिसके कारण चट्टानों का क्या हो जाता है? तो चूरा हो जाता है। ये चूरा रेत में परिवर्तित होते हैं और ये सारी रेत पवन के द्वारा यहाँ वहाँ क्या होती है? तो फैली जाती है। जैसे जहाँ पर पवन की दिशा होती है उस दिशा के अनुसार ये रेत का फैलाव होता है। पवन के वहन कार्य में कम रुकावटें होती हैं। अब देखो बच्चों, मरुस्थलीय क्षेत्र में वनस्पतियों का प्रमाण कम होता है और वनस्पतियों का प्रमाण कम होने के कारण इनमें रुकावट कैसे होती है? तो कम होती है। और रुकावट कम होने के कारण हवाएं तेजी से बहती है और पवन का कार्य भी और अधिक तेजी से होता है। पवन के साथ रेत कणों का वहन होता है। जैसे ही यहाँ पर मरुस्थलीय क्षेत्र में पवन बहता है तो अपने साथ कई सारे रेत के कणों को क्या करता है? लेकर बहता है। ये रेत के कण अति दूर तक बहाकर लेकर जाते हैं। जहाँ जिस स्थान पर पवन की गति कम हो जाती है वहाँ पर ये रेत के कण क्या हो जाते? तो संचित हो जाते, यानी कि उनका क्या होता है? निक्षेपण होता है। इस प्रकार से पवन का क्षरण, वहन और निक्षेपण कार्य चलता है। यहाँ पर भी आपको प्रश्न पूछा जाएगा कि पवन का कार्य किस तरह से चलता है। तो
पवन का कार्य इस तरीके से चलता है। अब जानेंगे पवन का क्षरण कार्य। पवन का क्षरण कार्य, इसके ऊपर टिप्पणी लिखो, ऐसा प्रश्न पूछा जाएगा। पवन के क्षरण कार्य से कौन से भूरूपों का निर्माण होता है, ये भी प्रश्न आपको पूछा जाएगा। यहाँ आपको कुछ भूरूपों के चित्र दर्शाए जाएंगे और उनके नाम लिखने के लिए आपको बोला जाएगा। या आपको भूछत्र चट्टान जैसा ये क्या बोलेंगे इसको, पवन का जो भूरूप है, ये पवन के क्षरण कार्य से बना भूरूपों की आकृति बनाने के लिए बोलेंगे। तो किसी भी प्रकार से प्रश्न पूछा जा सकता है। तो देखते हैं पवन का क्षरण कार्य। बच्चों, यहाँ पर हमने पवन कैसे बनता है, ये अभी जो चक्रवात हुई इसका एक चित्र हमने आपको दर्शाया है। किसी तेजी से यहाँ पर क्या कर रही है, तो हवाएं चल रही हैं। तो पवन का क्षरण कार्य। पवन अपने साथ छोटे बड़े आकार के रेत के कण, पत्थर आदि पदार्थ बहाकर लेकर जाते हैं। पवन मार्ग में आने वाले चट्टानों पर ये पदार्थ घिसने अथवा पटकने से चट्टानों का क्या होता है, तो अपक्षरण होता है। इसे हम भौतिक अपक्षय भी कहते हैं। इससे भूछत्र चट्टान, अपक्षरण गड्ढे, यारदांग आदि भूरूपों का क्या होता है बच्चों, निर्माण होता है। तेजी से हवाएं जब बहती है तो उसके अंदर पत्थर के टुकड़े होते हैं, कूड़ा कचरा होता है, रेत के कण होते हैं, और बहुत तेजी से होने के कारण जिस चट्टान के ऊपर वो जाकर गिरते हैं या उसके साथ टकराते हैं, तो वहाँ पर घर्षण की क्रिया होती है, और घर्षण की क्रिया से पटकने से चट्टानों का क्या होता है, तो अपक्षरण होता है, और जिसके कारण कई सारे भूरूपों का निर्माण होता है। तो वो भूरूप कौन से है, भूछत्र चट्टान, अपक्षरण गड्ढे, यारदांग आदि के यहाँ पर आकृति भी हमने दर्शाई है। देखो बच्चों, यहाँ पर जो है वो भूछत्र चट्टान है। जब हवाएं तेजी से बहती है तो भूपृष्ठ लगत यहाँ पर और अधिक मात्रा में क्या होता है, घर्षण होता है, और इसीलिए सबसे अधिक पत्थर यानी कि सबसे अधिक ये चट्टान जो है वो भूपृष्ठ के पास वाले चट्टान की क्षरण क्रिया अधिक मात्रा में होती है और ऊपर की कम मात्रा में होती है, जिसके कारण इसको एक छाते के समान क्या मिला है, तो आकार प्राप्त हुआ है। इसीलिए इसे भूछत्र चट्टान कहते हैं। दूसरा ये जो चित्र है वो है यारदांग। यारदांग में दो प्रकार की चट्टानें होती है, एक मृदु चट्टान होती है और दूसरी कठिन चट्टान होती है। मृदु चट्टान जो होती है उसका क्षरण अधिक मात्रा में होता है, और जो कठोर चट्टान होती है उसका क्षरण कम मात्रा में होता है, और इसीलिए मृदु चट्टान के रेत में रूपांतर जल्दी होता है, और कठिन चट्टान वैसे के वैसे ही रहती है, उसका प्रमाण बहुत कम रहता है, वो बहुत धीरे से उसका अपक्षरण होता है, और इसी प्रकार से इस प्रकार की आकृति तैयार हो जाती है, उसे यारदांग कहते हैं। तो पवन का क्षरण कार्य मुझे लगता है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट, पवन का निक्षेपण कार्य देखेंगे। पवन के निक्षेपण कार्य से पवन के साथ बहने वाले रेत कण विभिन्न आकार के होते हैं। इसमें से जो सूक्ष्म कण अति दूर तक बहा कर लेकर जाते हैं, और उनकी तुलना में बड़े और भारी मात्रा के जो यानी कि भारी कण होते, वजनदार जो कण होते, वो कम दूरी तक बहा कर लेकर जाते हैं। मरुस्थलीय अथवा कम वर्षा के प्रदेश में इस रेत का क्या होता है, तो निक्षेपण होता है। उस कारण कुछ विशिष्ट भूरूपों की निर्मिति होती है, जैसे रेत के टीले, बरखान, सैफ, उर्मी चिन्ह, लोयस मैदान आदि भूरूपों का क्या होता है, तो निर्माण होता है। देखो बच्चों, पवन जब अपने साथ रेत के कण, कूड़ा कचरा, विभिन्न पदार्थ या कुछ पत्थर के टुकड़े भी अपने साथ तेजी से बहा कर लेकर जाता है, तो ऐसी स्थिति में जो छोटे छोटे कण होते हैं वो बहुत दूर मात्रा में लेकर जाते हैं, यानी कि बहुत दूरी पर उनको बहा कर लेकर जाते हैं। मगर जो बड़े हेवी पत्थर के टुकड़े जो होते छोटे छोटे, या कुछ कूड़े कचरे के हेवी जो वजनदार जो वस्तुएं होती है, वो क्या होती है, तो कम दूरी पर ही स्थित रहती है, यानी कि संचित हो जाती है। और ये जो बहने की क्रिया है, और ये बहने की क्रिया मरुस्थलीय क्षेत्र में सबसे अधिक
यानी कि कम वर्षा के प्रदेश में इसका मात्रा कैसे होती है, इसका प्रमाण अधिक होता है और निक्षेपण का कार्य भी वहाँ पर अधिक मात्रा में ही होता है। इस कारण वहाँ पर रेत के टीलों का निर्माण होता है। बरखान, बरखान मतलब क्या बच्चों? तो बरखान मतलब चंद्रकोर के आकार की रेत की क्या होते हैं, तो टीले होते हैं, उनको बरखान कहते हैं। वहाँ पर एक ही दिशा से क्या होती है, तो हवाएं बहती है, जिसके कारण उसकी जो रेत होती है वो रेत खिसकती है और इसको एक चंद्रकोर की भांति आकार प्राप्त होता है, इसीलिए उनको क्या कहते हैं, तो बरखान कहते हैं। सैफ, सैफ मतलब क्या? तो लंबे लंबे, जैसे खेत में हम बांध बनवाते हैं वैसे वैसे बांध की भांति रेत के क्या हो जाते हैं, तो बांध बन जाते हैं, उनको क्या कहते हैं, तो सैफ कहते हैं। उर्मी चिन्ह मतलब क्या? उर्मी चिन्ह मतलब जैसे समुद्र की लहरें होती है उसके भांति छोटी छोटी लहरों की भांति हमें वायु संचित हुई दिखाई देती है। लोएस मैदान मतलब एक विशिष्ट प्रकार की पीले रंग की क्या होती है, तो मिट्टी होती है। ये पीली रंग की मिट्टी जो बहुत ही स्मूथ होती है और ये मैदान की भांति सभी ओर क्या होती है, तो फैली होती है। तो इस प्रकार से भूरूपों का निर्माण पवन के निक्षेपण कार्य से होता है। यहाँ पर भी आपको प्रश्न पूछा जाएगा, पवन के निक्षेपण कार्य से किस प्रकार के भूरूपों का निर्माण होता है या पवन का निक्षेपण कार्य कैसे चलता है, या आपको कहीं पर आकृति बनाने के लिए बोलेंगे, जैसे भूछत्र चट्टान की आकृति बनाने के लिए बोलेंगे, बरखान की आकृति बनाने के लिए बोलेंगे, सेफ के टीले यानी कि बालू के टीलों की आकृति बनाने के लिए बोलेंगे। तो यारदांग, हमादा, ये सारी आकृतियाँ या तो बनाने के लिए बोली जाएगी या आपको यह आकृति दर्शाई जाएगी और उनके नाम लिखने के लिए बोलेंगे, या आपको आकृति दी जाएंगी उसका नाम भी दिया जाएगा, मगर कौन से प्रकार के कार्य से यह आकृति का निर्माण हुआ है, पवन के क्षरण कार्य से हुआ है या पवन के निक्षेपण कार्य से हुआ है, ये आपको वहाँ पर पूछा जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये प्रश्न पूछे जाते हैं। देखो एक एक आकृति की और अधिक जानकारी लेंगे। ये देखो बच्चों, चंद्रकोर की भांति क्या है, तो ये बरकान की निर्मित हुई है। ये एक ही दिशा से, इस दिशा से क्या है, जहाँ से मिट्टी नीचे खिसक रही है उस दिशा से वो क्या हो रहा है, तो पवन तेजी से बहता है, इसीलिए ये आकार उसको प्राप्त हुआ है। ये है हमादा, ये है सैफ बालू के टीले, ये उर्मी चिन्ह है और ये लोएस का मैदान है। ये देखो पीले आकार का क्या है, तो यहाँ पर मिट्टी संचित हुई है। इस प्रकार से पवन के निक्षेपण कार्य से यहाँ पर क्या हुए हैं, तो कार्य भूरूपों का निर्माण हुआ है। बच्चों यहाँ तक हम रुकते हैं, आगे का पाठ हम नेक्स्ट पीरियड में देखेंगे। समुद्री लहरों का कार्य और उससे निर्मित भूरूपों का अध्ययन हम अगले तासिका में करने वाले हैं। जितना पढ़ाया है उसको अच्छे से क्या करना है, तो देखना है अच्छे से। इस कैसेट को फिर से यानी कि शैक्षणिक वीडियो को से दोबारा उसका निरीक्षण करना है, ध्यान से सुनना है और इसके ऊपर आधारित जो प्रश्न है उनके उत्तर आपको क्या करना है, तो ढूंढने हैं। ओके बच्चों, गुड बाय। किती मिनिटाची झाली?